खास इसमें नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, क्योंकि अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही थी। कब से मैं आपको बार बार कह रहा था कि हीट का कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वर्क डन का कॉन्सेप्ट, ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको अभी तक समझाए थे। अब उससे आगे हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट लॉ पे जाएंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसका जो है एक समरी सी, तो दैट की आप तैयार हो जाएं फर्स्ट लॉ के लिए। तो बेटा लगा दो। सबसे पहले तो ये लिखो कि मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, ये अपना एक्स्ट्रा नोट करके ही बनाओ, एक तरह से नोट करके लिखना है ये। नंबर 1 ऐसे पॉइंट्स बना लो नोट में। बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, अ स्टेटमेंट लाइक, अ स्टेटमेंट लाइक, लिखते रहना साथ साथ में। अ स्टेटमेंट लाइक, कौन से स्टेटमेंट है? ये वाली। अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस इन अ गिवन स्टेट, a gas in a given state has a certain amount of heat, has a certain amount of heat। हम कहते हैं कि गैस के पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट है। हम लोग कहते हैं ना कि गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतनी है, टेम्परेचर इतना है, ये सब ठीक है। बट अगर हम ये बोलें कि गैस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। गैस के पास हीट नहीं होती बेटा। हीट का कॉन्सेप्ट समझो। हीट का कॉन्सेप्ट था ये एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी गैस के पास कोई हीट है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इज मीनिंगलेस। ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन। तो इसलिए मैं आपको ये पॉइंट लिखवा रहा हूं कि इस तरह के मिसकंसेप्शन बिल्ड नहीं करने। गैस के पास कोई हीट नहीं होती बच्चे। हीट कोई चीज नहीं है जो होगी। हीट एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है सिर्फ किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ही हीट होती है बस। उससे पहले बॉडी के पास हीट नहीं है, दूसरी बॉडी के पास भी हीट नहीं है। किसी बॉडी के पास हीट होना, किसी गैस के पास हीट होना, ये स्टेटमेंट ही मीनिंगलेस है। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस। और एक और स्टेटमेंट है वो भी मीनिंगलेस है। कई बार ये वाली स्टेटमेंट भी देखते हैं, अ स्टेटमेंट लाइक, अ स्टेटमेंट लाइक, ये भी मीनिंगलेस है। अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस इन अ गिवन स्टेट, अ गैस इन अ गिवन स्टेट, अ गैस इन अ गिवन स्टेट has a certain amount of work, a gas in a certain given state has a certain amount of work। जैसे हीट हम बोलते हैं कि गैस के पास हीट और गैस के पास वर्क भी है, ये भी स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। खैर ये तो सबको समझ में आता है क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई यूज नहीं करता। इसका कोई जल्दी से सेंस भी नहीं बन रहा है कि ये गैस है उसके पास वर्क है, क्योंकि आपको समझ में आता है ना कि वर्क जो है वो किया जाता है, वर्क होता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जैसे गलत है वैसे ही सेम हीट वाली स्टेटमेंट भी गलत है। दिस इज अगेन अ मिसकंसेप्शन। ये भी मीनिंगलेस है। एंड व्हाट इज मीनिंगफुल स्टेटमेंट? ये दोनों तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। वाइल, वाइल अ स्टेटमेंट लाइक, अगर मैं इस तरह से बोलूं, वाइल अ स्टेटमेंट लाइक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, अ स्टेटमेंट लाइक, सॉरी, अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस in a given state, a statement like a gas in a given state has certain amount of internal energy, has certain amount of internal energy। ये बात सही है बच्चे। a gas in a given state has certain amount of internal energy, ये बात सही है। is meaningful, ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। और ये जो ऊपर वाली जो दो स्टेटमेंट है हीट और वर्क को लेके, ये स्टेटमेंट गलत है। गैस के पास हीट नहीं होती, गैस के पास वर्क नहीं होता। गैस के पास क्या होता है? गैस के पास इंटरनल एनर्जी होती है।
समझ गए बच्चों? यस और नो? सर एक इसमें डाउट था सर, लेकिन जो अब हम जब इंटरनल एनर्जी कहते हैं सर, वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है सर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाँ तो बेटा टेम्परेचर अलग चीज है ना, दैट इज व्हाट आई मीन, इसलिए तो ये सब बता रहा हूँ ताकि आपकी ये कंफ्यूजन ना रहे। टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी जिसे डिफाइन किया था हमने अलग से, और हीट को अलग डिफाइन किया था, टेम्परेचर को अलग डिफाइन किया था, याद है ना? यस सर। टेम्परेचर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, मैंने इस तरह से बताया था कि टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने कहा था कि वो क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहती है, वो क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग, क्या बताया था उसका मैंने, कौन सा प्रोसेस था सर मींस वैसे तो? वो डिटरमाइन करती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं हाँ दूसरे हाँ सिस्टम हाँ, के दैट साथ। इज व्हाट आई मीन। हाँ, अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। हीट वो नहीं है, हीट अलग चीज है, ठीक है? हीट अलग चीज है। तो हम ये स्टेटमेंट्स आप कभी यूज मत करना कि एक गैस के पास हीट है, एक गैस के पास वर्क है, ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर सच में किसी बात का मतलब है वो है ये चीज कि गैस के पास इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, अ गैस हैज इंटरनल एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल। और मीनिंगफुल स्टेटमेंट और कौन सी है? दो स्टेटमेंट होगी मीनिंगलेस, एक स्टेटमेंट होगी मीनिंगफुल। एक और स्टेटमेंट है जो हीट और वर्क का आपस में कनेक्शन। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है हीट और वर्क, इन दोनों को कनेक्ट करना। आपको पता है ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हमें कुछ तो चाहिए होगा, वी वांट सम आउटपुट। ये आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगी? जब हमें कुछ वर्क डन मिलेगा। वर्क डन कैसे मिलेगा? हीट से ही वर्क डन मिलेगा। आओ जरा स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखो हीट और वर्क से रिलेटेड। बेटा अ स्टेटमेंट लाइक, ये तीन चार लाइनें ऐसी हैं जो आपको मतलब क्लियर कर देंगे जो जो आपने टर्म्स अभी तक पढ़ी हैं। अ स्टेटमेंट लाइक a certain amount of, a statement like a certain amount of heat is, a certain amount of heat is supplied to the system, a certain amount of heat is supplied to the system, a certain amount of heat is supplied to the system, और या फिर a certain amount of work, or a certain amount of work, certain amount of work was done by a system, certain amount of work was done by a system। ये जो स्टेटमेंट है इज मीनिंगफुल। तो ऊपर की दो स्टेटमेंट मीनिंगलेस हैं, नीचे की दो स्टेटमेंट मीनिंगफुल हैं। इन स्टेटमेंट्स को जरा ध्यान से पढ़ो, इट विल क्लियर यू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या बातें बोल रहे हैं हम लोग। बेटा अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं, सिस्टम बोले तो गैस, सिस्टम बोले तो गैस, अगर हम किसी गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये नहीं है कि वो गैस हीट ले लेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम हीट ले लेगी, उस सिस्टम के पास हीट आ जाएगी, नहीं, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क वॉज डन बाय अ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम वर्क डन करेगा, ऐसा नहीं है कि उसके पास वर्क डन था और उसने वो वर्क डन जो है किसी को दे दिया और उसका वर्क डन कम हो गया, अब उसके पास कम वर्क डन है, नहीं, उसके पास कोई वर्क डन नहीं है। बट जब वो वर्क डन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। व्हाट आई मीन, अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो उस सिस्टम को हीट लेने की बजाय वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। और अगर आप सिस्टम से वर्क, अगर कोई सिस्टम वर्क डन कर रहा है, इट इज डूइंग सम वर्क लाइक वो गैस को एक्सपैंड करवा रहा है, अगर सिस्टम गैस को एक्सपैंड करवा रहा है तो वो सिस्टम अपना वर्क डन यूज नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम, उस सिस्टम, वो जो सिस्टम है, वो जो गैस है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क डन कर रही है। यानी कि सिस्टम के सर पास ना मींस तो हीट होती है ना तो सिस्टम के पास वर्क होता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू।
हाँ जी बोलो बोलो। सर मीन्स मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, हीट ही वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बात सही है। बट अभी के लिए हम लोग कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही वर्क डन होता है। जब हम किसी सिस्टम को देखो, इस तरह से समझो, आपने सिस्टम को हीट दिया, पहले ये वाली लाइन देखो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। आपने गैस को हीट सप्लाई की, उससे क्या होगा, उससे उस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अब गैस अपनी उसी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगी वर्क डन करने के लिए। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी। यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो जब हमने हीट सप्लाई की, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और फिर इंटरनल एनर्जी को यूज करके सिस्टम ने वर्क डन किया। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस और नो? यस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो अभी तक हमने पढ़ा है। और भी स्टेटमेंट्स लिख लो। ये ऊपर वाली दो मीनिंगलेस हैं, नीचे वाली दो स्टेटमेंट मीनिंगफुल हैं। इसके बाद और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो समराइज कर रहे हैं हम लोग, सो दैट कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा टेक इट सीरियसली, ऐसे मत लेना कि सर बताई जा रहे हैं फालतू का और आपने नहीं पढ़ना। टेक इट सीरियसली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, ये जो दो टर्म्स हैं, हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट समराइज कर रहे हैं, हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, दे आर पाथ फंक्शन, दे आर पाथ फंक्शन। मतलब ये ऐसे मत समझो कि सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये पाथ पे भी डिपेंड करता है कि जब आप किसी सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हैं, पाथ कैसा। अब ये पाथ क्या चीज है, आओ समझते हैं, रफ 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 करके समझाता हूँ। बेटा हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, किसी स्टेट की बात करते हैं, आजकल आप जिसने सुबह की क्लास लगाई है उसको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, हम कहते हैं कि कोई स्टेट है हमारे पास गैस की स्टेट कैसे बताएंगे कि बच्चे गैस का प्रेशर P1 है, गैस का वॉल्यूम V1 है, गैस का टेम्परेचर T1 है, ये गैस की स्टेट है। हमने क्या किया, यहां से गैस चलेगी किसी दूसरी स्टेट में, प्रेशर P2, प्रेशर V2 और प्रेशर T2। गैस की इनिशियल स्टेट थी या गैस की फाइनल स्टेट है। तो गैस कौन सा पाथ फॉलो करके गई है, आपको पता है? आज हमने गैस को पाथ फॉलो करवाया है। कौन सा पाथ फॉलो किया है? पहले वो P1 V1 T1 से, पहले वो P1 V2 डैश, पहले वो P1 V1 T1 से P2 V2 डैश और T1 में गई, पहले यहां से यहां गई, फिर उसके बाद वो यहां से यहां पहुंची। याद है ना? बॉयल्स लॉ लगाया, फिर चार्ल्स लॉ लगाया। याद है बच्चों? यस सर, लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रही है सर, जैसे P1 से P2 पे जा रही है। नहीं नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है बच्चे, मैं ये समझा रहा हूँ पाथ का मतलब क्या है। हम कह रहे हैं कि दे आर पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस का मतलब क्या है, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पाथ फॉलो करके गई है। वो डायरेक्ट यहां से यहां थोड़ी ना पहुंची, बल्कि जो वर्क डन है वो इस स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कि वो कौन सी स्टेट से होके गया है वहां पे। मतलब कैसे, पहले तो स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक गया, फिर स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 3 तक गया। तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में। मान लो ये W1 है, वर्क डन स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए, फिर स्टेट 2 से स्टेट 3 तक जाने के लिए अलग से वर्क डन निकलेगा। फिर जब हम इन दोनों वर्क डन को ऐड करेंगे तब जाकर हमें टोटल वर्क डन मिलेगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक जाने का टोटल वर्क डन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम 1 और 2 का सीधा वर्क डन निकाल दें। इस केस में जो वर्क डन मिलेगा दैट इज नॉट इक्वल टू, दिस वर्क डन इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम 1 to 3 डायरेक्टली। ये पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं किसी और स्टेट में जाऊं, मान लो स्टेट नंबर 4 से होके यहाँ पहुंचाऊं, तो वर्क डन अलग निकलेगा 1 से लेके 3 तक जाने का। पहले 1 से लेके 4 तक निकालेंगे, फिर 4 से 3 तक निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा कि 1 से 3 तक जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ। पर इसके लिए हमने पाथ फॉलो किया ये वाला, यहाँ वर्क डन निकाल लो। फिर हम पाथ फॉलो करेंगे ये वाला सेकंड पाथ, यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक का वर्क डन निकालेंगे,
2 से 3 तक का वर्क डन निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर हमें मिलेगा 1 से 3 तक जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ इस पाथ के थ्रू। और एक वर्क डन हम लोग निकालेंगे सीधा 1 से सीधा 3 पे गया, बीच में कोई स्टेट नहीं, कोई दूसरा पाथ नहीं। अब आप देखोगे कि ये वर्क डन, ये वर्क डन और ये वर्क डन तीनों पाथ में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने के बाद भी वर्क डन अलग अलग आ रहा है, अलग अलग पाथ की वजह से। इसका मतलब वर्क डन पाथ का फंक्शन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। आई नीड, मेरे को सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शन? साहेब आपका डाउट था, आपको समझ में आया? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करेगा ना कि वर्क डन सेम नहीं निकलेगा, जबकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अब लेकिन वो कौन से पाथ को फॉलो करके गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? मीनिंग ऑफ पाथ का मतलब है कौन सी स्टेट से होके गया है। क्या वो सीधा चला गया, या वो यहां से यहां गया, या कोई और स्टेट में गया? पहले डिपेंड करेगा, क्योंकि वी हैव नंबर ऑफ लॉज। बॉयल्स लॉ लगा के जैसे हमने सुबह किया, पहले बॉयल्स लॉ लगाया, फिर चार्ल्स लॉ लगाया, फिर पहुंचे। एक पाथ ये भी है बेटा, एक पाथ ये भी है कि पहले हम गेलुसैक लॉ लगाएं, गेलुसैक लॉ लगा के वो किसी स्टेटमेंट पे, किसी स्टेट पे पहुंचे, फिर हम वहां से बॉयल्स लॉ लगा के फाइनल स्टेट पे पहुंचे। मतलब वी हैव नंबर ऑफ वेज। तो हर एक पाथ पे अलग अलग है। तो हमारा जो हीट है और जो हमारी वर्क डन है बच्चे, ये पाथ का फंक्शन है। इट इज फंक्शन ऑफ पाथ। Is it clear to everyone? Heat and work both are path functions. They are not state functions. Initial state और final state अगर सेम भी है तो भी वर्क डन अलग अलग निकलेगा अगर आप अलग अलग पाथ फॉलो करके जाते हो। अच्छा, इसको ऐसे करके लिख लो, बनाई लो डायग्राम, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि बार बार कहाँ बताऊंगा, फिर एक ही बारी में करना है हमने सब कुछ। मान लो ये एक हमारी स्टेट 1 है, फर्स्ट स्टेट है। मान लो दिस इज स्टेट फर्स्ट, क्या इसको स्टेट ए बोलते हैं। मान लो बच्चे ये स्टेट ए है, स्टेट ए से स्टेट बी में जाना है। एक तो सीधे चले गए, स्टेट ए से स्टेट बी में सीधे चले गए बिना कोई पाथ फॉलो किए, ठीक है। एक हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, पहले स्टेट ए से स्टेट सी में गए, फिर स्टेट सी से स्टेट बी में आए। एक पाथ ये वाला फॉलो किया। मान लो बच्चे दिस इज पाथ नंबर 1 एंड दिस इज पाथ नंबर 2 जो हमने फॉलो किया है, सेकेंड पाथ। इसके लिए मैं डबल एरो लगा रहा हूँ, ये हमारा सेकंड पाथ है ए से लेके बी तक जाने का। और एक पाथ और ले लो, मान लो पहले यहाँ कहीं गया, स्टेट डी पे गया, ये दिस इज पाथ नंबर 3, थर्ड पाथ है ये, पाथ 3। और फिर यहाँ से डी से बी तक गया, तो दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3। नाउ व्हाट यू विल फाइंड आउट, आप देखोगे कि पाथ 1 से जो हमने वर्क डन निकाला, पाथ 1 से जो हमने ए और बी के लिए वर्क डन निकाला, फिर पाथ 2 से जब हम ए और बी के लिए गए, पाथ 2 से जब हम ए और बी पे गए, और पाथ 3 से जब हम ए और बी पे गए, ये तीनों वर्क डन अलग अलग आएंगे। जबकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। स्टेट ए हमारी इनिशियल स्टेट है बच्चे, स्टार्टिंग यहीं से हुई है। स्टेट बी हमारी फाइनल स्टेट है, एंड यहीं पे हुआ है। लेकिन रास्ते अलग अलग हैं यहाँ तक पहुंचने के। गैस को हमने अलग अलग लॉ लगा के, कभी बॉयल्स लॉ लगा के पहुंचाया, फिर चार्ल्स लॉ लगाया, फिर पहले गेलुसैक लॉ लगाया, फिर बॉयल्स लॉ लगाया, या सीधा ही ले गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? इज इट क्लियर? बोलो बोलो, Yes, यस sir. नो? ओके, तो बना लो ये डायग्राम, इससे आइडिया Yes, हो जाएगा कि sir. पाथ फंक्शन का क्या मतलब है। लेकिन बेटा हीट के और वर्क डन तो पाथ फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शंस नहीं है। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहीं से सिस्टम के इंटरनल एनर्जी देखूं तो बेटा इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। इफ आई कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी 1, इंटरनल एनर्जी 2, मतलब यू से डिनोट करते हैं ना हम लोग बच्चे इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी 1, इंटरनल एनर्जी 2, तो वो इंटरनल स्टेट एनर्जी फंक्शन है ना? 3, वो स्टेट फंक्शन है, वो इक्वल आएगा। वो इक्वल इसलिए आएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करके जाओ, इंटरनल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे इन अलग अलग पाथ की, तो हर जगह सेम आएगी हर पाथ में।
क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, रास्ते पे नहीं। तो अगला पॉइंट यही है हमारा, इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, वो पाथ फंक्शन नहीं है। नोट कर लो, यही सब हमने अभी तक पढ़ा है। सर आपने वर्क डन का तो बता दिया, लेकिन हीट में हम कैसे कंसीडर करेंगे? बेटा वो हम लोग करेंगे आराम से बाद में, अभी नहीं, अभी सिर्फ पॉइंट्स गैदर कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। ओके सर। प्रैक्टिस तो कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। It depends on initial and final state only, not on the path followed. It depends on the, आगे लिख लो, internal energy is a state function. It depends on initial and final state only and does not depend on the path followed. कौन सा path follow किया उस पर depend नहीं करती, ये लिख लो खुद ही। तो बेटा ये थे हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज किया हमने। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वहां से हमने ये सारी चीजें थोड़ा और मीनिंगफुल तरीके से कंक्लूजन्स निकाले। तब आपने याद रखना है, हीट अलग चीज है, वर्क अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। हीट और टेम्परेचर को एक साथ मत लेना, हीट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, हीट एंड वर्क, इसके लिए एक पॉइंट और लिख लेंगे। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एक पॉइंट और लिख लो बच्चों। हीट एंड वर्क, ये जो दो चीजें हैं, हीट एंड वर्क, heat and work are modes of, heat and work are modes of energy transfer। ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करने के मोड हैं। मतलब ऐसे समझो, मान ले अपने आपने अपने घर का कोई बड़ा सा सामान जो है किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है, आपने अपने घर का बड़ा सा सामान किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो जो आप जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, व्हीकल यूज करते हो, वो आपका मोड हो गया, उस मोड के थ्रू आप उसको ट्रांसफर करते हो। तो बेटा हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दे आर जस्ट मोड। ना तो सिस्टम के पास हीट है, ना सिस्टम के पास वर्क है, लेकिन जब वो एनर्जी ट्रांसफर करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क करता है। तो हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम, और उसका रिजल्ट निकल के क्या आता है, हीट या वर्क में से आप कुछ भी करो, उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, which results in which results in which results in change which results in change in its internal energy, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगा बस, बाकी हीट और एनर्जी कुछ नहीं है। दे आर जस्ट एनर्जी मोड्स, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बेटा नोट ऑल दीज पॉइंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका इंतजार कब से कर रहे थे हम लोग, पता नहीं आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कर रहे थे? ये फर्स्ट लॉ कब पढ़ेंगे? यस सर इतना टाइम तो हो गया सर आपको कहते हुए सर इतने इंटरेस्टेड नहीं। इतने इंटरेस्टेड नहीं है, देखो है अभी बच्चे ऐसे जो बस काम चला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बस चल जाए काम। सर आप इतने दिन से तो कह रहे हो कि फर्स्ट लॉ सर आ ही नहीं रहा था। क्या करें अब, ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना? यस। अभी देखते हैं। चलो चलो कर लेते हैं। एक्चुअल में ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, दैट इज वाई इस पर थोड़ा टाइम लगता है अलग अलग टर्म्स को समझना। तो अब तो आप मास्टर हो गए हीट के, वर्क के और इंटरनल एनर्जी के। आओ लगा दो हेडिंग बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ सर थर्मोडायनेमिक्स।
सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, सर जैसे आपने बोला कि हीट हीट सर मोड ऑफ ट्रांसफर है कि मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो ट्रांसफर होगी। सर ऐसे वर्क में हाँ, क्या होगा? वर्क भी मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। देखो ना, इंटरनल एनर्जी कम कर देता है वो। मतलब जैसे अगर सिस्टम वर्क डन करता है एक्सपैंड होने के लिए, मान लो गैस होता है ना हमारा सिस्टम, सिस्टम बोले तो गैस। तो जब हमारी यस गैस सर। एक्सपैंड होती है तो वो वर्क डन करती है। तो गैस ने जो वर्क डन किया है, अब वो वर्क डन के लिए उसको एनर्जी मिली कहाँ से? तो वो अपनी इंटरनल इंटरनल एनर्जी एनर्जी। को यूज करता है वो वर्क डन करने के लिए। तो एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, वर्क की यस फॉर्म में। अंडरस्टूड। तो दैट इज वाई हमने कहा कि वर्क जो है दैट इज जस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। आओ बच्चे करते हैं शुरू। हेडिंग लगा दी होगी आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ हमने पढ़ लिया था, वो इक्विलिब्रियम का वाला था। अब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो बेटा बेसिकली है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ नहीं है, ये एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हमें पता है एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही है। मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से। ऐसे समझते हैं, सिस्टम लेते हैं। सिस्टम बोले तो एक सिलेंडर, सिलेंडर के साथ सिस्टम। एक पिस्टन फिट कर रखी है, और हमारे पास यहाँ एक गैस है। ऐसे समझो, गैस है जो हमारा सिस्टम है, गैस बच्चे हमारा सिस्टम है। और इसके बाहर जो कुछ है एनवायरनमेंट, वो हमारा सराउंडिंग्स है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इस डब्बे के अलावा जो कुछ भी है बाहर, वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि इसकी जो ये वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। कैसी वॉल्स हैं? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वॉल्स को एडियाबैटिक। थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक नहीं, डायाथर्मल कहते हैं। डायथर्मल। डायाथर्मल वॉल्स हैं ये, कंडक्टिंग है हमारी जो दीवारें हैं। तो क्या हुआ, सराउंडिंग ने क्या किया, इसको हीट ट्रांसफर की। ऐसे समझो, इस गैस ने हीट एब्जॉर्ब की। अब ऐसा मत बोलना कि गैस ने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो गैस की हीट बढ़ गई, नहीं, गैस की हीट नहीं बढ़ेगी, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो गैस ने क्या किया, मान लो डेल्टा क्यू अमाउंट से, डेल्टा क्यू या डी क्यू ले लो आप, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली बच्चे। डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट गैस ने एब्जॉर्ब कर ली। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही गैस ने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब कर ली, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या करेगी, अब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बेटा गैस की इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी, उसमें से वो इंटरनल एनर्जी जब बढ़ जाएगी, उसमें से कुछ एनर्जी गैस का वर्क डन करने में यूज हो जाएगी। सम एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, उसमें से सम एनर्जी इज यूज्ड इन द एक्सपेंशन। अब क्या होगा, जैसे ऐसे मत बनाना जैसे ये हुआ ना, ये मत ऐसे मत बनाना एक बारी के लिए। अभी हमारा ये रहा सिस्टम, ये इनिशियल स्टेट है अपने सिस्टम की। थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, एनवायरनमेंट इस तरफ लिख लेते हैं, सराउंडिंग, सराउंडिंग इधर को कर लेना, हमारा सराउंडिंग इधर है। तो लिख दिया। मतलब कोई बात नहीं, जहाँ लिख दिया ठीक है। अब मेन बात क्या है, हमने क्या किया, हीट सप्लाई कर दी, हीट सप्लाइड, इस गैस को हमने हीट सप्लाई कर दी, हीट सप्लाइड टू द गैस, टू द सिस्टम, हीट सप्लाई कर दी। होगा क्या, जो हमारा ये गैस है, इसकी पुरानी पोजीशन एक्सपेंड। ये रही, हाँ ये इसकी पुरानी पोजीशन है, ये पुरानी वाली है, देखो ये एक लेवल पे है। उसके बाद ये एक्सपैंड कर गई गैस हमारी, तो सम वर्क इज डन। अब ये इसकी नई पोजीशन आ गई, पहले यहाँ थी, मान लो दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 1, नाउ इट इज एक्सपेंडेड। अब ये एक्सपैंड हो गई सेकंड पोजीशन पे, अब ये 2 पोजीशन पे चलेगी। एक्चुअल में हुआ क्या कि गैस ने कुछ वर्क डन कर लिया, वर्क इज डन बाय द गैस। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ गैस, सम वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन by the gas for
एक्सपेंशन। हमारी गैस ने एक्सपैंड होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन कर लिया, तो इसलिए यहाँ से यहाँ ये पिस्टन ऊपर उठ गई। तो जो हमारे गैस के पार्टिकल्स थे वो आप समझ गए, गैस ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया एक्सपैंड होने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स, कहाँ से ये एनर्जी आई? ये गैस को पिस्टन को ऊपर धक्का Surrounding. मारने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? अब एक बच्चा Surrounding. बोलेगा कि हीट दे दी, एक बच्चा बोलेगा सर हीट दे दी और वही हो गया, उसी से हो गया काम। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन बीच में एक स्टेप है। जैसे ही आपने गैस को हीट दी, हीट सबसे पहले गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। जब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसमें से उस इंटरनल एनर्जी में से कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट ऑफ दैट इंटरनल एनर्जी गैस यूज कर लेगी वर्क डन करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो बच्चों? अब एनर्जी यहाँ पे पैदा थोड़ी ना हुई है। अब मान लो गैस ने वर्क डन किया तो हम बोलेंगे एनर्जी क्रिएट होगी? एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है। क्या एनर्जी क्रिएट होती है बच्चों? एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी या क्रिएट नहीं होती। तो ये वर्क डन किया कैसे? इस वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिली? एनर्जी गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया। अब गैस के पास इंटरनल एनर्जी आई कहाँ से? तो गैस क्यों पहले नहीं थी उसके पास? पहले भी थी इंटरनल एनर्जी, पहले क्यों नहीं किया वर्क डन? अभी क्यों कर रही है? मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक्चुअल में जो आपने हीट सप्लाई किया, उस हीट से गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और गैस की इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से उसमें से कुछ एनर्जी जो है उसने अपनी वर्क डन करने में यूज कर ली। तो वर्क डन बाय द गैस फॉर एक्सपेंशन बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। गैस ने क्या किया? अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क डन किया। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ आई? तो यस और नो? Yes, sir. Yes. अब आप मुझे ये बताओ, वेरी गुड, क्या गैस ने अपनी स्टेट चेंज की है? ऑब्वियसली इसकी वॉल्यूम देखो, इसकी वॉल्यूम देखो और इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम चेंज हो गई ना? Volume increases. हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ गई। इसका मतलब अगर Yes, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेंज होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई भी चेंज हो जाए, मतलब स्टेट चेंज हो गई। अब यहाँ सॉलिड लिक्विड और गैस वाली स्टेट थी ना चलती थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं कि कोई पैरामीटर बदला या नहीं बदला, प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर में से कुछ चेंज हुआ तो हमने हाँ हाँ चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुई है यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब है स्टेट चेंज हो गई है गैस की। गैस ने अब नई स्टेट एक्वायर कर ली, और नई स्टेट मतलब कि स्टेट चेंज करने के लिए हीट चाहिए। ये भी तो एक कंक्लूजन है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? अभी भी पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्टेट चेंज करने के लिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे मेथड हैं इसको बोलने के, अलग अलग तरह से, सही कह रहे हो। स्टेट चेंज करने के लिए गैस के पास फालतू की इंटरनल एनर्जी आनी चाहिए। अब देखो ना, गैस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, ना तो एक्सपैंड हो रही है ना कॉम्प्रेस हो रही है। द सिंपल थिंग, अगर आपको गैस को एक्सपैंड कराना है या कॉम्प्रेस कराना है तो सराउंडिंग को या गैस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कोई कुछ भी करे, उसको वर्क डन करना ही पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। अब गैस एक्सपैंड होने के लिए बच्चे उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तब मिलेगी जब हम उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करवाएंगे। उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी इक्विलिब्रियम को तोड़ने के लिए हमने हीट दे डाली, सराउंडिंग यानी कि हम लोग, हमने बाहर से इसको हीट दे दी। गैस ने वो हीट ली तो गैस की हीट कंटेंट बढ़ गया? नहीं, गैस का हीट कंटेंट नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं होता। गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है बच्चों, समझ गए? सर लेकिन गैस कंटेंट भी तो बढ़ ही रहा है सब सर जब वॉल्यूम बढ़ेगी। गैस की हीट कंटेंट बोल रहा हूँ, गैस का हीट हीट हमने समझाया ना, हीट गैस लेती नहीं है। गैस कैन नॉट हैव हीट, हीट कुछ नहीं है, हीट इज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट कोई चीज नहीं है कि मैंने इसको 2 टॉफी दी, इसने 2 टॉफी ले ली, हाँ जी मेरे पास 2 टॉफी है, ऐसा नहीं है। हीट कोई ऐसी चीज नहीं है, ना ही वर्क कोई ऐसी चीज है कि हम किसी को देंगे और वो ले लेगा, हाँ जी मेरे पास अब वर्क है, मेरे पास अब हीट है, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि आप इसको समझ ले। यस और नो?
कहाँ खो गए बच्चों? यस और नो समझ आ गया? तान्या, तान्या Yes, sir. समझ आया? Yes, Yes, ओके, sir. ठीक है। तो ये याद रखना कि इंटरनल एनर्जी में होता है जो कुछ होता है चेंज। चलो ठीक है, बना लिया होगा डायग्राम, आप स्टेटमेंट लिखते हैं। बेटा लिखो, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम, स्टेटमेंट लिखो, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम, एनर्जी बोले तो हीट, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट is equal to energy entering the system in the form of heat is equal to the sum of is equal to the sum of internal increase in is equal to the sum of increase in internal energy is equal to the sum of increase in internal energy of the system and the energy and the energy leaving the system and the energy leaving the system in the form of work done and energy leaving the system in the form of work done by the system on its surroundings. Sir, could you repeat the last line? Yes, I repeat, energy entering the system in the form of heat is equal to the sum of internal is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and the energy leaving the system in the form of work done by the system on its surroundings, and the energy leaving the system in the form of work done by the system on its surroundings. मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? सर, हाँ जी सर, तो जैसे आपने पहले एक एग्जांपल दिया था कि सर जैसे 10 जूल सप्लाई कर रहा है सर, जो 6 जूल है सर वो उसको मोशन के लिए यूज हो रही है और 4 जूल एक्सपेंशन के लिए यूज हो रही है ना? हाँ, समथिंग लाइक दिस, एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है ना, यही फर्स्ट लॉ है। यहाँ पर एनर्जी जो है, इट मीन्स दैट, आगे लिख लो, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है उसमें लिखो, इट मीन्स दैट द एनर्जी गिवन, इट मीन्स दैट द, उसी स्टेटमेंट को इजी वे में अगर आपको लिखना चाहते हो, इट मीन्स दैट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम in the form of heat, energy given to the system in the form of heat is used, ये जो एनर्जी आपने दी ये दो तरीके से यूज होगी, is used in two ways, is used in two ways. Number one, to increase, पहला है कि उस एनर्जी ने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, to increase the internal energy of the system, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, मतलब जितनी आपने एनर्जी दी उसमें से कुछ एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया उसने, और जो रिमेनिंग है दैट इज टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग्स बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर वर्क करता है, तो उस वर्क डन करने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी यहीं से मिली है। मतलब जो एनर्जी आपने सप्लाई की है ना बच्चे, वो दो तरीके से यूज हो गई, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और दूसरा उसने वर्क डन किया है, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, किया किसने है? सिस्टम ने किया है। हुआ किसके ऊपर है? सराउंडिंग के ऊपर हुआ है। सिस्टम ने धक्का मारा पिस्टन को, गैस ने धक्का मारा पिस्टन को, और पिस्टन ऊपर की तरफ चली गई, यानी सराउंडिंग पे वर्क डन हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो?
सर मींस इंटरनल एनर्जी जो थी उसमें जो हमने ट्रांसफर किया उसी से ही वर्क डन हुआ है ना सर? हाँ हाँ बेटा, इसी ये जो हमने एनर्जी ली ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने एनर्जी दी, वो सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब उसी इंटरनल एनर्जी में से कुछ एनर्जी यूज करके वर्क डन हो गया। तो जो बची हुई एनर्जी है, जो अभी नेट जो चेंज आ रहा है ना इंटरनल एनर्जी में, वो प्लस दिस वर्क डन इन टुगेदर इट इज टोटल एनर्जी। अच्छा चलो मैं एक रैंडम एग्जांपल लेके समझाता हूँ, अभी नहीं आ रहा समझ। मान लो आपने एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपने एनर्जी दी बच्चे 10 जूल। आपने 10 जूल एनर्जी दी। 10 जूल एनर्जी ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 10 जूल। ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सप्लाई कितनी दी? अब आपने मुझे रिस्पॉन्स करना, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। सप्लाई कितनी की है? सप्लाई कितनी दी है? Sir, 10 joules. 10 जूल। 10 तो जूल। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई? सिस्टम के इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई? 10 10 जूल। joules. 10 जूल। 10 जूल 10 इंक्रीज हो गई। अब इसी 10 जूल के दो पार्ट्स होंगे। इसमें से मान लो 6 जूल तो रह गई, 6 जूल रह गई। जो 4 जूल है, इस इंटरनल एनर्जी में से जो 4 जूल की एनर्जी है, उसने कर लिया वर्क डन। सिस्टम ने वर्क डन करने के लिए इंटरनल एनर्जी का 4 जूल अमाउंट यूज कर लिया। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन कितना हुआ? जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही वर्क डन होता है। तो वर्क डन कितना हुआ? 4 4 joules. जूल। 4 जूल। अब लास्ट में, शुरुआत में ये दिया था, ये दिस इज इनिशियल, हमने प्रोवाइड ये किया था। फाइनल हमारे पास क्या बचा? फाइनल बचा 6 जूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है और 4 जूल का वर्क डन हो चुका है। यस और नो? दिस 10 इज इक्वल टू 6 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई और 4 जूल का वर्क डन हो गया। यस और नो बच्चे, समझ गए? यस सर। ये बीच वाला स्टेप जो है, हम बीच में खा गए एक स्टेप, क्योंकि हम तो जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो सीधा लास्ट का ही लिखते हैं। ये बीच में क्या हुआ, पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी, पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी ना, फिर उसी इंटरनल एनर्जी में से कुछ पार्ट जो है 10 जूल थी पहले, तो 10 जूल में से 4 जूल वर्क डन करने में यूज हो गई। अब इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम हो गई, 10 से रह गई 6, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ ही रही है ना। पहले इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं थी, अब बढ़ के 6 जूल हो गई ना एट लास्ट। तो हम कहते हैं जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, एक तो उसमें ये एनर्जी यूज हो गई, प्लस दूसरा यूज हुआ वर्क डन करने में। ठीक है बच्चे? यस और नो? मुझे लगता है आप समझ गए, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। Yes. समझ गए? Yes, sir. चलो ठीक है, शाबाश। तो बेटा यही है फर्स्ट लॉ। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा अलग सेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से। अब इसका जो हम लोग अगर लिखेंगे, मान लो बेटा लेट, अब मैथमेटिकल फॉर्म भी तो लिखनी है। लेट डी क्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि आपका ना मिसकंसेप्शन नहीं बनना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, amount of energy given in the form of heat. Let dq is the amount of energy given in the form of heat to the system. सिस्टम को इतनी एनर्जी दी। मान लो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया, du इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या आप इस केस में तो इंक्रीज भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप दोगे तो इंक्रीज होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड बेटा dw क्या है? dw है वर्क डन। dw क्या है? इट इज वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। इतना वर्क डन कर दिया सराउंडिंग में। ठीक है बच्चे? सर मींस जो सराउंडिंग से वर्क लिया था वही सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दिया ना? सराउंडिंग से हीट ली थी, सराउंडिंग से एनर्जी ली थी हीट की फॉर्म में, और बाद में सराउंडिंग को ही एनर्जी प्रोवाइड कर दी वर्क की फॉर्म में। आई रिपीट,
समझो, ओके सर। सराउंडिंग से एनर्जी ली इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बाद में उसमें से कुछ एनर्जी तो रख ली, उसमें से कुछ एनर्जी तो रख ली जिससे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। जो बची कुछ एनर्जी है वो सराउंडिंग में ही वापस भेज दी, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इसलिए मैंने सर स्टेटमेंट में जैसे लिखा है हमने ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे हमने जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की आपने सॉरी सर जो आपने थर्मोडायनेमिक्स की सर डेफिनेशन लिखवाई थी, आपने लिखा था कि मैकेनिकल वर्क होगा सर, हीट का ट्रांसफर कन्वर्जन, है ना? हाँ, अल्टीमेटली हो तो यही रहा है ना बच्चे, हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क में, एक तरह से यही हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो हमने हीट और वर्क के बीच का ही रिलेशन पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, और ऑब्वियसली यही हो रहा है। चलो ठीक है, ये लिख लिया। जब आपने ये लिख लिया होगा बच्चे, तो अब मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे, मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ को ऐसे लिख सकते हैं कि जितनी हीट हमने सप्लाई की वो दो तरीके से यूज होगी, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, प्लस दूसरा वर्क डन करने में। तो बेटा ये मैथमेटिकल फॉर्म है, बट इसकी फिजिकल मीनिंग समझे या नहीं? दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यस, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो यहां से अगर मैं du कैलकुलेट करूं तो बेटा du की वैल्यू आएगी dq बाई dw। तो यहां से हमें du मिल सकता है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। du का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें मिल जाएगा। इट इज नॉट द इंटरनल एनर्जी, हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल रहे। आपको पता है हम इंटरनल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते, कितनी अच्छी बात है। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, वैसे हम इंटरनल एनर्जी भी नहीं निकाल सकते, बट हम उसका चेंज निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का भी हम चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही इंटरनल एनर्जी का भी हम सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे बच्चे? यस और नो? सर क्या क्या बोल देते हो, समझ ही नहीं आता, ऐसा हो रहा है? सर आप एक के बाद एक चीज नई नई लेके आ रहे हो सर। यस सर। वही तो, क्या करें, समझाना तो वही है, पता होना चाहिए आपको। अब क्या करें इसका, देखो समझो, थर्मोडायनेमिक्स का जो ये फॉर्मूला है बच्चे, इससे इससे हमें u की वैल्यू थोड़ी मिल रही है। मैंने ये थोड़ी कहा u मिल गया, क्या आप इससे u निकाल पाएंगे? जब फॉर्मूले में ही du है, अंडरस्टूड सर। जब फॉर्मूले में ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो हमें सिर्फ du मिलेगा ना, हमें चेंज पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं dq माइनस dw। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। बेटा पता है आपको इंटरनल एनर्जी कितनी बड़ी टर्म है? जितनी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी है, जरा सोच के देखो, सिस्टम के पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी, कैन यू कैलकुलेट? एक सिस्टम ले लो छोटा सा, मान लो आपने 1 ग्राम गैस ले ली, ओहो 1 ग्राम गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगा के आप आराम से निकाल सकते हो। पता नहीं दुनिया भर के कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने तो सिर्फ आइडिया लेना है। अब मैं आपको बोलूं हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, हर एक पार्टिकल की पोटेंशियल, दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स की, सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशनल एनर्जी निकालो। कोई पार्टिकल घूम भी रहा है, कोई स्पिन भी कर रहा है, उसकी एंगुलर एनर्जी निकालो, कुछ ना कुछ निकालो, सारा कुछ निकालो। इन सबको ऐड करके बनती है इंटरनल एनर्जी। कैन यू कैलकुलेट इट? इसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप? यस और नो, कर पाएंगे कैलकुलेट? समझो इस चीज को, इंटरनल एनर्जी नहीं निकाली जा सकती किसी भी सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी में इतनी ज्यादा टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इतनी ज्यादा हैं कि हम उसे कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। इट इज अ वेरी वेरी बिग टर्म। इतनी ज्यादा एनर्जीज हैं इस सिस्टम के अंदर कि हम उन सारी एनर्जीज को कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और उनको उनके उनके टोटल को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जीज, एंड अलोंग विद दैट सम ऑफ ऑल दी वाइब्रेशनल एनर्जी, और पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी है सिस्टम के अंदर, वो सारी एनर्जीज का टोटल होता है इंटरनल एनर्जी। एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस मच, इतना नहीं निकाल सकते। बट विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एटलीस्ट हम लोग ये निकाल सकते हैं
इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है. So this is what I mean using the first law of thermodynamics. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. ओके. तो ये याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स से हमें हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. फर्स्ट लॉ किस लिए यूज होता है अगर आपको ऐसे समझना है? एक तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रट्टा मार लो. हाँ जी सर मार लिया, रट्टा है. लेकिन एक्चुअल में हम किस लिए यूज करने वाले हैं इसे? वी विल यूज दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इन दिस फॉर्म वी विल यूज दिस इक्वेशन. ओके, इज इट क्लियर ना? ऐसे करेंगे हम लोग यूज. ठीक है, इज इट क्लियर ना? चलो आज इतना ही करेंगे. फर्स्ट लॉ खत्म हो गया है. फर्स्ट लॉ खत्म हो गया है. ठीक है बच्चों, समझ गए इतना? फर्स्ट लॉ. Yes, sir. किसी को कुछ Yes, पूछना है रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ? एनीथिंग, कुछ भी पूछना हो? अगर नहीं पूछना तो चलो ठीक है, जा सकते हो. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके.